डॉक्टर राम अजोर सिंह स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत आयोजित होने वाले 48वें व्याख्यान में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे महाविद्यालय के हिंदी और शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले वर्ष नवंबर माह से इस व्याख्यान माला का आरंभ किया गया और निरंतर यह व्याख्यान माला शुक्रवार को 5:30 बजे आयोजित की जाती है। इस व्याख्यान माला को YouTube और Facebook के माध्यम से देश के कोने कोने से तमाम प्रतिभागी और दर्शक देख रहे हैं और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज इस व्याख्यान माला में हमारे बीच में इस देश के जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार श्री मनीष ठाकुर जी मुख्य आमंत्रित वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं मनीष ठाकुर जी का परिचय कराना चाहूँगा। आपने लगभग 20 साल से इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी सक्रियता है और सन 2000 में दिल्ली के जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन करने के बाद आपने देश के प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में अपराध और अदालत की रिपोर्टिंग की है। सन 2005 से 2019 तक टीवी पत्रकारिता में आपकी अहम भूमिका रही है। आपने बीएजी मीडिया हाउस द्वारा स्टार न्यूज के लिए बनाए जाने वाले चर्चित क्राइम शो सनसनी की टीम की अगुवाई की। न्यूज चैनल P7 के लिए सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, गृह मंत्रालय से लेकर संसद की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करते हुए सरकार के घपले घोटालों को लेकर निर्भीकता पूर्वक पत्रकारिता की है। श्री मनीष ठाकुर जी ने टीवी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को बहुत जल्दी पहचान लिया और इसलिए उन्होंने यह तय कर लिया कि अब उनको किसी की नौकरी नहीं करनी है और आप 2019 नवंबर के महीने से द मनीष ठाकुर शो के माध्यम से, जो कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप जनता से सीधे संवाद करते हैं लाइव बुलेटिन के माध्यम से। आपकी एक पुस्तक पत्रकारिता का काला अध्याय एक चर्चित किताब आपकी रही है, जिसने 2001 के दौर में 24 घंटे के चैनलों की शुरुआत के बाद भारतीय पत्रकारिता का जो स्वरूप बदल गया उसको समझाने का प्रयास किया। लोकतंत्र के में चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी क्या है और एजेंडा के तहत पत्रकारिता के जुनून में क्या जिम्मेदारी निभाई गई है, यह किताब उसी पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है। सोशल मीडिया के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है और उसके लिए चुनौती क्या है, इन चुनौतियों के सामने उसने संघर्ष किया या समर्पण, इस पर उन्होंने इस पर चर्चा की है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर सीताराम सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे मुख्य आमंत्रित वक्ता का स्वागत करें। सर। धन्यवाद, प्रणाम सभी को मेरा। आज जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बाराबंकी के हिंदी विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित डॉक्टर राम अजोर सिंह स्मृति व्याख्यान माला के 48वें संस्करण के मुख्य वक्ता श्री मनीष ठाकुर, जो पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और जिनकी पुस्तक पत्रकारिता का काला अध्याय, जैसा अभी हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह ने आपके बारे में बताया, और जैसा कि किताब का नाम भी है पत्रकारिता का काला अध्याय, ऐसे शख्स को हम अपने बीच पाके हमारा महाविद्यालय परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे शख्स का मैं अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। इसी के साथ महाविद्यालय के समस्त शिक्षक गण, विशेषकर जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार गौड़ जी, डॉक्टर रीना सिंह जी, डॉक्टर मंजेश कुमार वर्मा जी, डॉक्टर रीना सिंह जी, डॉक्टर पीजे पांडे जी, डॉक्टर हेमंत सिंह जी, डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी और डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी और डॉक्टर मनीष पांडे जी, मैं इन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ऊर्जावान साथियों को अपने महाविद्यालय में पाके जो इस तरह का ओजस्वीपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ यूट्यूब, जूम लिंक एवं फेसबुक से जुड़े सभी विद्वान प्रतिभागी गण,
शोध छात्र छात्राएं आदि सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को इसके अगले सोपान की ओर बढ़ाते हुए मैं अपने मुख्य आमंत्रित वक्ता श्री मनीष ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वह आवें और आज के इस आधुनिक पत्रकारिता विषय पर कुछ हम लोगों के बीच में चर्चा करें। निश्चित रूप से ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक है और होगी और महत्वपूर्ण होगी। और हमारे फेसबुक के माध्यम से जो लोग हमको लाइव देख रहे हैं, अगर किन्हीं कारणों से यूट्यूब पर या इसका सजीव प्रसारण नहीं हो रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी इसमें थोड़ी देर के बाद इस पर प्रसारित कर दी जाएगी। मैं अपने मुख्य आमंत्रित वक्ता से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह आवें और इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत प्रणाम आप सबका। आप सब विद्वत जन हैं और मुझे लगता है कि मैं खुद भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सब पढ़े लिखे विद्वत जनों के साथ हूं। डॉक्टर साहब संतोष कुमार गौर जी, स्वयं प्रोफेसर श्री सीताराम जी, सरदुल विक्रम सिंह जी, मंजेश कुमार जी, विजय जी और जेपी पांडे जी, प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे जी, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब निश्चित रूप से चूंकि शिक्षा क्षेत्र से हैं और मां सरस्वती के कह सकते हैं कि पूजक हैं आप सब, तो हम सब चूंकि बतौर पत्रकार पूरा जीवन एक तरह से मां सरस्वती की सेवा में ही है हमारा। ये पूरी तरह से जैसा कि शरदुल जी ने शुरुआत में ही बताया कि पूरा जीवन मेरा पत्रकारिता का जो 20 साल जो मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा, उसके बाद का जो एक चैलेंज था, वो चैलेंज बहुत भारी था। और पत्रकारिता मेरे लिए आमतौर पे जब मैं इस पेशे में आया तो मेरे लिए पत्रकारिता कहते हैं कि एक एक्सीडेंटल पेशा नहीं था। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि मैंने अपने बड़े बड़े पत्रकार जो हमारे वरिष्ठ थे उन सब में से ज्यादातर को मैंने यही महसूस किया कि वो यही बोलते रहे कि मेरे लिए पत्रकारिता एक्सीडेंटल है। मैं एक्सीडेंटल आया, मैं बनना कुछ और चाह रहा था, मैं सिविल सर्विस में जाना चाह रहा था, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था, ज्यादातर इसी सेवा में थे कि वो सिविल सर्विस में जाना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। तो जब आप मन से किसी पेशे में नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका उस पेशे के प्रति समर्पण कभी नहीं रह पाता। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इस पेशे में आने वाले ज्यादातर लोग मन से नहीं आए हुए, एक्सीडेंटल आए हैं। और खास करके जब से टेलीविजन चैनल आया तब से ये ग्लैमरस पेशा हो गया, मुंबई के बॉलीवुड की तरह का हो गया। और जब से ये पेशा बॉलीवुड की तरफ से हो गया तब से इसमें सरस्वती के उपासक कम आने लगे, लटका झटका वाली जो सोच के लोग हैं वो ज्यादा आने लगे। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता का पतन वहीं से शुरू हो गया। और ये जो पुस्तक जिसकी बात शरदुल जी कह रहे थे, ये किताब मेरे हाथों में है, पत्रकारिता का काला अध्याय। और जब इस किताब के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं, पत्रकारिता का काला अध्याय लिखने की प्रेरणा हमें कहां से मिली, क्यों मैंने लिखा और क्यों मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ करके फैसला किया। अंतिम समय जो मेरे इसमें से जो कोई यदि व्यूअर्स होंगे, जो मनीष ठाकुर शो के रेगुलर व्यूअर्स होंगे, वो जानते होंगे कि ये किताब जब हमने लिखी थी उससे पहले और उसके बाद भी हमने अपने आप को जॉब से अलग किया हुआ था। लास्टली जब हम यूट्यूब चैनल पे आए तो हम लास्टली ईटीवी जो देश का एक सम्मानित पत्रकारिता का संस्थान है, उसमें दिल्ली में राजनीतिक पत्रकारिता की जिम्मेदारी मेरे पास थी। और चूंकि उसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है तो यहाँ मेरे पास बड़ी जिम्मेदारी थी। और उसी समय मैंने, चूंकि मुखर में हमेशा रहा, सोशल मीडिया का दौर था तो मैं फेसबुक पे तो लिखता ही था, यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस अपने जो मैं चैनल पे नहीं बोल सकता था वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से बोलना शुरू किया। उस समय ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, ना इससे कोई आर्थिक लाभ की संभावना मुझे दिखती थी। ना ही मैंने ये जाना था कि इससे कोई आर्थिक मतलब आप इससे अपना रोजी रोटी भी चला सकते हैं यूट्यूब से, इसकी जानकारी नहीं थी। और उस समय कोई पत्रकार ये काम कर भी नहीं रहा था। लेकिन मेरे कुछ वीडियो चूंकि कुछ ऐसे चैनल के संपादकों के खिलाफ थे जिनका जो इस पूरे पत्रकारिता में जिनकी मठाधीशी है, कहा जाता है कि उनका पूरा कंट्रोल है और उनके पूरे चेले चपाटे अलग अलग चैनलों में संपादक बने फिरे हुए हैं, उनका विरोध हुआ कि आप
पत्रकारिता के देवता समान प्रणय राय के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? मेरा उनसे सवाल यही था कि पत्रकार प्रणय राय आपके लिए देवता हो सकते हैं, मेरे लिए कैसे हो सकते हैं? और मैं जिस संस्था के लिए काम कर रहा हूं उस संस्था के किसी मालिकान के खिलाफ, उसके एडिटर के खिलाफ तो मैंने कुछ बोला नहीं है, जो नौकरी का रूल है उसके खिलाफ। इन तमाम चीजों को देखते हुए जब विरोध हुआ तो एक वक्त, एक समय ऐसा आ चुका हुआ था कि मुझे लगा कि अब मैं नौकरी नहीं कर सकता। इससे पहले भी सामान्यतः ऐसा हुआ कि मैं बाकी नेचर का रहा और मेरे साथ ये समस्या होती रही। तब हमने ये महसूस किया कि मुझे अपने व्यूअर्स को, अपने पाठक को वो सच बताया जाना चाहिए जो पत्रकारिता के अंदर है, जो उसकी काल कोठरी के अंदर है, और अब तक जिस पे चर्चा नहीं हुई है। ये पुस्तक पत्रकारिता का काला अध्याय जो कपोत के द्वारा ये प्रकाशित हुआ, मुझे लगता है कि पत्रकारिता में बहुत सारे पत्रकारों ने किताब लिखी और उसमें लगभग 90% पत्रकारों ने जो किताब लिखी है वो उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग का सार लिखा है। यदि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों ने राम मंदिर के जजमेंट में कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई उसको लिखा। पॉलिटिकल संपादकों ने ज्यादातर अपने पॉलिटिकल यात्राओं को लिखा, इंटरव्यू का संग्रह लिखा। ये किताब अपने आप में बिल्कुल अलग है जिसमें पूरी पत्रकारिता का काला चिट्ठा खोला गया है। और मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात से होने लगी जब ये चर्चा होने लगी लगातार कि ये भक्त पत्रकारिता है और ये एक ऐसी पत्रकारिता का दौर है जिसमें पूरी पत्रकारिता सत्ता की चाकरी में लगा हुआ है। हमने महसूस किया कि जब हम पूरी वीडियो और इस किताब को जब आप महसूस करेंगे, जब आप पाएंगे, इस किताब में पूरा वो कोर, वो चीजें हैं कि कैसे 2000 से लेकर सन 2000 जब टीवी चैनल अपनी बाल्यावस्था में था तब से लेकर 2020 की कहानी है। ये बेसिकली ये किताब 2000 से लेकर 2020 की कहानी है और वो सब चीजें हैं जो पत्रकारिता के बाहर के लोगों के लिए एकदम से अनजान सा है कि कैसे रिपोर्टिंग होती है, किस तरह से बड़े बड़े घाघ संपादक कैसे ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं, कैसे 2G स्पेक्ट्रम में सर एक समय में मनमोहनी सरकार, जिसे हम कहते हैं सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार, कैसे न्यूज चैनलों के अंदर मंत्रिमंडल बनता था, कि राडिया टेप में सामने आया। बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई कि कैसे अंदर की चीजें थी कि सरकार बनाने का ठेका, ट्रांसफर पोस्टिंग का ठेका वो लेते थे जो बड़े बड़े पत्रकार थे जिनको हम बहुत सम्मान से लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आवाज उठाते हैं। और हमने, मेरे साथ कई साथियों ने सवाल किया कि मनीष जी, पत्रकारिता जो दो खेमे में बटा हुआ है आज की तारीख में, राष्ट्रवादी पत्रकारिता और जिससे हम ये कहते हैं, एक कहते हैं वो कहते हैं भक्त पत्रकारिता, एक दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चमचों की पत्रकारिता। इस तरह की भाषा हो गई है पत्रकारिता में एक दूसरे का। हमने इसमें रजत शर्मा पे भी सवाल उठाया। हमने ये सवाल उठाया कि एक व्यक्ति जो कहता है कि हम 7 साल तक 7 भाई बहन के साथ एक कमरे में रहते थे और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो हमने यह भी कहा कि जब वो कहते हैं कि मेरे पिता कहा करते थे कि हम 7 भाई बहन के साथ एक कमरे में रहते थे और हम टेलीविजन देखने जाते थे, तो मेरे पिता कहते थे कि एक आदमी को देखने के लिए तुम दूसरे के घर तीसरे आदमी को देखने जाते हो। मेरे दिमाग में आया कि रजत शर्मा का डेट ऑफ बर्थ 57-58 के आसपास है और कोई भी बच्चा जब इस तरह की दूसरे के घर में टीवी जाता है तो उसकी उम्र मैक्सिमम 12 से 13 साल होती है। उसके बाद वो इस तरह से उसकी बचपना करीब करीब किशोरावस्था में हो जाता है। रजत शर्मा क्या 67 और 68 में रजत शर्मा के आसपास में टेलीविजन था? इस देश में 67-68 में 1967-68 में पूरे भारतवर्ष में कितने लोगों के पास टेलीविजन चैनल रहा होगा? तो ये झूठी कहानी गढ़ी गई और वो खुल नंगाई के साथ इस चीज को बोलते रहे और हम इस चीज को स्वीकार करते रहे और हम मानते रहे कि ये राष्ट्रवादी पत्रकार है। सवाल ये है कि ऐसे ऐसे लोग छा गए पूरे सिस्टम पे और ऐसे लोग पद्म अवार्डी बनने लगे। ये तमाम चीजें, इन सब चीजों की व्याख्या है। इसीलिए मेरे लिए बड़ा कठिन डगर था और पूरी तरह से ना सिर्फ इस किताब का, पूरे चीजों में हमने देखा कि कई पत्रकारिता के कई फेज हैं जिसमें कुछ लोगों ने अपने आप को तपाया है, अपने आप को इस साख के पेशे में, इसे साख का पेशा कहता हूं, साख के पेशे में अपने आप को तपाया है। लेकिन जो ऊपर ऊपर बैठे लोग हैं, जो नैतिकता का आवरण ओढ़े हुए हैं, जो पद्म अवार्डी बन जाते हैं, ये अब तो बदला दौर है। जब से जेटली जी गए हैं तब से कम इन्हें अब पद्म अवार्ड ना, बल्कि एक समय ऐसा था कि हमारे न्यूज रूम में चर्चा होती थी
कि कैसे पद्म फला संपादक जो है फला को पद्म अवार्ड दिलवा रहा है। और ये आप लोगों को जानकर के बड़ा अचरज होगा, लेकिन न्यूज रूम में ये चर्चा होती थी कि फला संपादक फला को पद्म अवार्ड दिलवा रहे। तो आप यदि किसी को कुछ पद्म अवार्ड दिलवा रहे हैं तो मुफ्त में तो दिलवा नहीं रहेंगे। आज आप देखिए पिछले 3-4 सालों से 3-4 साल 7 साल मोदी सरकार का हुए, मैं 7 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 सालों में पद्म अवार्ड का चरित्र पूरी तरह से बदल गया है। ये चीजें कोई लिखने वाला नहीं, कोई बता नहीं रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि ये चीजें क्यों हुई, कौन था तो क्या ये तमाम अवार्ड सौदेबाजी की कैसे थी। क्योंकि जब आप ये बोलेंगे तो आप पेशे में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए पूरे पक्ष को हमने एक एक चीज को इसमें उठाया है, वो चीजें जिसपे कभी चर्चा नहीं होती। चर्चा इसलिए नहीं होती कि हम जो बाहर के लोग हैं, अब आप लोग शिक्षा जगत से हैं, शिक्षा जगत में जो कुछ भी होता है यदि आप नहीं सच के आपके तरफ से नहीं आएगा तो कोई जान नहीं पाएगा। और खास करके उस पेशे के बारे में जो दुनिया को बताता है उसके बारे में कौन बताए। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पुस्तक को लिखने की जरूरत थी। जो कई सवाल हुआ है कि इस पुस्तक को लिखने की जरूरत क्यों थी, और इसीलिए पहले 1 महीने में ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ। उसके बाद चूंकि मैं प्रवास पर रहा, घर पे मेरा ज्यादा रहना होता है, मैं बिहार में अभी भी हूँ, हो सकता है कि वीडियो और ऑडियो में थोड़ी सी समस्या हो क्योंकि वाईफाई की सुविधा नहीं है। तो मुझे शर्दुल जी ने जब कहा था तो मैंने कहा था उस समय वापस मैं नोएडा चला जाऊंगा तो उस समय सुविधाजनक होगा, मगर मुझे कैंसिल कराना पड़ा टिकट किसी कारण बस, और मैं अभी यही हूँ। लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग ये बहुत कम लोग उठाते। जिस समय मैं यूट्यूब को अपना माध्यम बनाया, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगा। मिडिल फैमिली के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप बागी तो बन जाएंगे लेकिन आप परिवार कैसे चलाएंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, और उस समय मेरा कोई एक साथी नहीं था जो कह सके कि इससे हो सकता। एक साथी, एक मित्र थे जो प्रिंट मीडिया से आए हुए थे, टेलीविजन का तो बहुत हद तक जो है हमने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। तो उस हिसाब से मुझे, मेरे लिए वो भी एक कह सकते हैं कि एक मजबूत कड़ी थी, जिन्होंने मुझे कहा कि आप यूट्यूब पे यदि आ जाएं, आप यदि फ्रीली जर्नलिज्म करें तो आप ज्यादा बेहतर करेंगे। और मुझे लगता है यही कारण है कि आज जो मैं आपके साथ बैठा हूं, ये सीधे भगवान राम का आशीर्वाद है। मैं सीधे मानता हूं भगवान राम का यह आशीर्वाद है कि हम राम मंदिर में थे, प्रभु राम के मंदिर, प्रभु राम के सामने थे, और शर्दुल जी और उनके साथी थे, और उन्होंने कहा आप मनीष ठाकुर हैं क्या। अब सोचिए कि ये मुझे लगता है कि ये भौचक कर, और ना उस समय ना शर्दुल जी के पास मोबाइल था ना हमारे पास था, किसी के पास, क्योंकि वहां मोबाइल जब्त हो जाता है। और कमाल ये देखिए कि हमारी मुलाकात फिर राम मंदिर के बाहर हो गई। ये सब भगवान राम का प्रसाद है, और इसीलिए मानता हूं कि आप हर चीज, आप कुछ भी नहीं करते, सब कुछ तय होता है। आज इतने विद्वत जनों के बीच यदि मैं भी बैठा हुआ हूं, आप सब विद्वान लोग हैं, हम एक मजबूती से कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं सब लोग मिलकर के। और मुझे लगता है कि ये व्याख्यान राम का प्रसाद है। ये राम का जो प्रसाद हमें वो मिला, ये पूरी तरह से भगवान राम का। वरना हम प्रभु राम, एकदम से मानिए कि हम प्रभु राम के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, हम बिल्कुल निहार रहे हैं। और चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्या यहीं पर टाट में भगवान थे, क्या यहीं पर, ये चीजें मेरे दिमाग में उठ रही। तब तक पीछे से एक शख्स कहते हैं कि क्या आप मनीष ठाकुर हैं। मैं भौचक हो गया कि यहाँ कौन है। उसके बाद 2-3 लोगों ने कहा, और हम वहां से निकल लिए। हमने कहा हाँ मैं मनीष ठाकुर। उसके बाद बस इतनी बात हुई, खत्म हो गई। मंदिर के बाहर भी हमारी भेंट हो गई। उसके बाद हमारा मोबाइल एक दूसरे के साथ शेयर करना हुआ, हमारी एक सेल्फी हुई, और उसके बाद हम इससे जुड़ पाए ताकि ये काम हम कर पा रहे हैं कि जनता तक पहुंच पाए। तो हमें लगता है कि हर चीज प्रभु राम का आशीर्वाद है। और यदि मैं ये चैलेंज लेकर के अपनी एक बनी बनाई नौकरी को छोड़ पाया, कहते हैं ईटीवी की नौकरी सरकारी नौकरी की तरह होती है। मेरे कई साथी पत्र टीवी जो वीडियो जर्नलिस्ट होते थे वो कहते थे मनीष जी आपने बड़ी लाइफ में बड़ा चैलेंज लिया है, नौकरी आप छोड़ते रहे हैं, बॉसों से नहीं बना। ईटीवी ऐसी जगह है कि आप 60 साल तक यहीं रहिए, लाल जूता लाल छाता लेके रिटायर होइएगा जैसे सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं। लेकिन मेरे नसीब में वो था नहीं, मेरे नसीब में बगावत ही था। और फिर 1 साल के अंदर जिस दिन राम मंदिर का जजमेंट आया उसी दिन मैंने रिजाइन किया। और मेरी यूट्यूब की पहली स्टोरी भी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू होता है। तो मैं मानता हूं सब राम का आशीर्वाद है, ये सब प्रभु राम का आशीर्वाद है। व्याख्यान को हम आगे खींच चलाते रहेंगे। मुझे आप सबसे अभी फिलहाल इतना ही कहना था। धन्यवाद मनीष जी। आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया।
अब मैं इस कार्यक्रम में, जो कि इसकी समाप्ति की ओर है, अपने हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रीना सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्यक्रम में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन देते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह जी। और निश्चित रूप से अभी मनीष ठाकुर जी ने जैसे बताया कि पत्रकारिता हमारे जीवन की, हमारे समाज, हमारे संस्कृति और यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में जो हलचल है, जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक साफ सुथरा दर्पण है। हम विश्व के इतिहास पे यदि दृष्टि भी डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि विश्व में जितनी वैचारिक क्रांति हुई है उसका महत्वपूर्ण दायित्व पत्रकारिता के ही कंधों पर रहा है और उसने महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहद ही संजीदगी के साथ उस दायित्व का निर्वहन भी किया है। तो इस दृष्टि से हम पत्रकारिता के महत्व को अक्षुण्ण मानते हैं, उसका महत्व निश्चित रूप से है। मुझे लगता है कि अब तक का हमारा ये 48 व्याख्यान हो चुके हैं। यदि पत्रकारिता पे यदि हम बात न करते तो हमारा जो साहित्य और पत्रकारिता का वो संबंध है वो शायद हम अपने शोध छात्र छात्राओं के सामने प्रस्तुत न कर पाते। आपने अपनी पुस्तक पत्रकारिता के के काले अध्याय पर भी आपने बात की। मनीष जी, मुझे भी लगता है कि 40-50 के दशक की जो पत्रकारिता थी, धीरे धीरे उसमें किस प्रकार गिरावट आई है। और जैसे कि आपने बताया कि 2000 के आसपास ये जो लटके झटके वाली जो पत्रकारिता आ गई है, कहीं ना कहीं वो सच छिप के रह जाता है। जो सच है, जो संवेदनाएं हैं, जो दर्द है, जो अनुभूतियां हैं, उस चकाचौंध के पीछे छिप कर रह जाती हैं। निश्चित रूप से तब पत्रकारों का दायित्व और बढ़ जाता है कि हमको अपनी बात को बड़ी ही सपाट बयानी के साथ, बड़ी ही बेबाकी के साथ लाना होगा। हम महाविद्यालय परिवार की ओर से मनीष ठाकुर जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत आभार आपका। साथ ही साथ मैं महाविद्यालय की यशस्वी, ऊर्जावान और रचनात्मक गतिविधि में अभिरुचि रखने वाले प्रोफेसर सीताराम सिंह जी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके की कुशल मार्गदर्शन में हम इस व्याख्यान माला का आयोजन कर पाए। साथ ही साथ मैं महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर डॉक्टर संजय अग्रवाल सर जी, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर जी, डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह जी, डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी, डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी, डॉक्टर संतोष कुमार गौर जी, इंजीनियर मंजेश कुमार सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सतत हमारे साथ इस व्याख्यान माला में जुड़े रहे। साथ ही साथ जूम ऐप से और यूट्यूब एवं फेसबुक लाइव से जो विद्वान साथी और शोध छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं, उनके प्रति भी मैं बार बार बहुत ही हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बार पुनः मनीष ठाकुर जी को आभार व्यक्त करते हुए मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत आभार मनीष ठाकुर जी। प्राचार्य जी को बहुत नमस्ते। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।